मुक्ति पथ की टीम ने मुझे आमंत्रित किया। मुक्ति पथ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत महत्वपूर्ण काम इस फेसबुक पर, इस मीडिया पर कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण लेखकों के, कवियों के वक्तव्य और कविताएं आप लोगों ने सुनी। बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस क्रम में मुझे किंचन को भी मुक्ति पथ ने याद किया, और थोड़ा पहले याद किया था। मैं ही किन्हीं कारणों से मैं उसको नहीं कर पाया उस वक्त में, तो मैंने अनुरोध किया था कि थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। मोहम्मद असीम अंसारी जी, अभिवादन, नमस्ते। तो अंततः ये हो पा रहा है, और बहुत सारी उलझनें हैं आसपास। जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, जो परिवेश है, उसमें बहुत सारी उलझनें हैं, हलचलें हैं। लेकिन मैं इस बार इसको टाल नहीं सकता था किसी भी तरह। मैं बदनाम बहुत हूँ चीज़ों को टाल देने के लिए, मेरी बड़ी बदनामी है, मैं धिक्कारा जाता हूँ। कुछ मित्र मेरे बहुत साधिकार धिक्कारते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है, उन्हें धिक्कारना चाहिए। धिक्कारने से ही आदमी सही रास्ते पर आता है। तो लेकिन मैं इस बार नहीं चाहता था कि मैं धिक्कारा जाऊं, तो मैं उपस्थित हूं। कुछ देर के लिए मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं, और मुक्तिपथ की टीम का, मुक्तिपथ मंडली का इतना महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों से इस मंच पर मिल सकूं, इस लाइव में मिल सकूं। मुझे कहा यह गया कि ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा इसका है हमारा समय, और एक हिस्सा है इसका हमारी कविता। और हमारी कविता वाला जो हिस्सा है, उसमें जो कवि शामिल हो रहे हैं, जो लाइव कर रहे हैं, उन्हें अपनी कविताओं का पाठ करना होता है। जो पहला हिस्सा है हमारा समय, उस पर कुछ बातचीत करनी है। हमारा समय पर बातचीत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और बहुत कुशल सैद्धांतिक बातचीत इस श्रृंखला में हो चुकी हैं। मेरे पास कुछ नया जोड़ने को उसमें है नहीं। मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगा। हम एक ही बात को अलग अलग तरह से करते हैं, और मेरी ऋतुरैण श्रृंखला की जो कविताएं अभी आई हैं, उनमें कुछ लोगों, अब उसका एक पोस्टर भी बना है। उसमें मैं कहता भी हूँ कि अंत में तो वही 2 आख्यान है महान, एक विज्ञान और दूसरा विचार महान। तो वही विचार है, उसी को कहना होता है। एक ही विचार है, मनुष्यता के पक्ष का विचार है, उसी को कहना होता है। अलग अलग ढंग से कहते हैं, तो कोई नई बात मेरे पास कहने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ बातें मुझे करनी ही होंगी इस फॉर्मेट में। जो हमारा समय है, इस पद को अगर मैं भीषण अभिधा में केवल आज का समय मान लूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इसको किस तरह मैं केवल आज का समय मान लूँ। मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। हमारा समय एक थोड़ा पुराना समय भी है, वो थोड़ा निकट, बल्कि निकटतम इतिहास है, उसके बाद वो आज है। हमारा समय हमारे ही होने का समय नहीं है, हमारे बाप दादा का भी समय है। अगर मैं इस तरह से बात करूँ, हमारे जो एक पीढ़ी पहले के पूर्वज है, पुरखे हैं, उनका समय भी है, वो भी हमारा समय है। और हमारा समय है, और हमारा जो निकटतम इतिहास है, उसके बाद वो आज है, और उसके बाद वो निकटतम भविष्य होगा, जिसमें अगर हम तमीज़ से रह पाए अपने आज में, तो उस निकटतम भविष्य में थोड़ी बहुत आभा शायद हमारी हो। हमारा समय दिल्ली में नहीं रहता। आमतौर पे ये मान लिया जाता है, हम बहुत केंद्रित हो जाते हैं, हम बहुत आक्रामक होते हुए एक शहर पर और एक जगह हम बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा समय दिल्ली में नहीं रहता, वो पूरे मुल्क में रहता है। और आप देखिए कि उसी समय को अपने कंधों पर उठाए कुछ महीने पहले हमारे जन अपने गांव चले आए थे। जब कोई आफत टूटती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम अपनी सीरत से ऐसे लोग हैं, हम अपनी संरचना में ऐसे लोग हैं, हम जो खाँटी भारतीय मनुष्य हैं, तो हम अपने गांव चले आते हैं। तो उसी समय को, जिसको हम हमारा समय कह रहे हैं, उसी समय को हमारे लोग अपने कंधों पर उठाए सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर, कई लोगों ने उसमें अपनी जान दी। उस टीस को, उस त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उसी समय को वो अपने कंधों पर लाद कर अपने गांव चले आए थे।
और अब देखिए कि उसी समय को अपने कंधों पर लाद कर वे वापस काम पर लौट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वो वापस जा रहे हैं पंजाब, मैं देख रहा हूँ वो वापस जा रहे हैं दक्षिण भारत तक, सुदूर की यात्राएं भी वो कई तरह से कर रहे हैं। वो ये यात्राएं ट्रकों में कर रहे हैं और वो यात्राएं 16 टायर के ट्रालों में कर रहे हैं। वो लोग हैं, उनमें हमारा समय रहता है। वो लोग हमें बचाते हैं, हमारे समय को गरिमा देते हैं, यही वो लोग हैं। वरना हमें देखिए, हम 6 महीने पहले भी इन्हीं कुर्सियों पर, इन्हीं किताबों के और इन्हीं बातों के बीच बैठे हुए थे, जहां इन्हीं किताबों, इन्हीं कुर्सियों पर आज हम बैठे हुए हैं। हमने इन 6 महीनों में कुछ नहीं किया। लोग कहाँ से उजड़ कर कहाँ पहुँच गए और कहाँ पहुँचकर वापस काम पर चले गए। हम जहाँ की तहाँ हैं और हम से उम्मीद की जाती है कि हम बात करेंगे हमारे समय पर। मुझे तो शर्मिंदगी होती है। बहरहाल इस महामारी ने आम जन के श्रमशील जीवन की उस विशाल संरचना में एक खरोंच भर मारी है, जिस संरचना को बड़े लोग जाने कब से ढहाना चाहते हैं और अपनी इस मंशा में हमेशा हारते रहे हैं। वो कभी कामयाब नहीं हुए। वो जो श्रमशील जीवन की विशालतम संरचना है, वो जो उदात्तता है, वो कभी नहीं हारी। मैं फिर दोहरा दूं, वो लोग पिटते, पछताते, भूखे प्यासे, बीमार होते, कभी कभी मर जाते अपने गांव तक गए थे। वो लोग वापस उन गांव से निकलकर फिर काम पर जा रहे हैं और हम वहीं बैठे हैं। वाकई अभिधा में हम वहीं बैठे हैं, किसी रूपक में नहीं। हम अपनी यथार्थ में जहाँ के तहाँ बैठे हैं, जहाँ हम 6 महीने पहले बैठे थे। बहरहाल एक आभास में ही सही, इस घमासान में मैं भी थोड़ा सा गांव लौटना चाहूँगा। 3 छोटे छोटे टुकड़ों में मैं अपने गांव लौटना चाहूँगा, यानी मैं हमारे समय में लौटना चाहूँगा। 3 छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कुछ एक छोटी छोटी सी बातें करूँगा। वो 3 छोटे टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा होगा स्मृति, दूसरा टुकड़ा होगा स्वप्न, तीसरा टुकड़ा होगा यथार्थ। इस तरह से मैंने बात पहले भी की थी। एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्लॉग पत्रिका है हिंदी की, जो अब बहुत सक्रिय नहीं रहती, अनुराग वत्स उसका संचालन करते हैं, उसका नाम है सबद। तो सबद के लिए एक वक्तव्य मुझसे लिखवाया था और वो 2013 की बात है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि 2013 और ये 2020 कुछ भी नहीं बदला सिवाय एक महामारी के। और वो जो महामारियां स्थायी हैं जीवन में, वो तो जहाँ की तहाँ हैं। तो उस वक्तव्य को और कुछ नई बातों को मैंने जोड़ा है, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्मृति में जाऊँगा, और चूँकि समय और कविता पर साथ साथ बात करनी है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं स्मृतियों में जाऊँगा तो उसमें फिर जहाँ से कविता आरंभ होगी वो स्मृति भी आएगी। मैं अगर पुरानी बात करूँ, मैं बहुत पुरानी बात करूँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं 12-13 बरस का था। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। 12-13 बरस का था, पहाड़ में बहुत ऊंचाई पर बसे अपने गांव नौगांव खाल से चीज़ें ज़्यादातर सुंदर ही दिखती थीं। आसपास बिखरा जीवन स्वाभाविक रूप से संसाधनहीन था। पहाड़ में बहुत कुछ होता नहीं था। मुझे मेरे डोमिसाइल को लेकर मैं कहाँ का हूँ, इसको लेकर भी कुछ बातें बहुत बार होती हैं, हम सभी को लेकर होती होंगी। एक बड़ा मशहूर शेर है फाजली साहब का कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र बरसों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। तो मुझे जितना मालूम है, कम से कम हम उतना बताएं जितना हमें मालूम है कि कहाँ के हैं किधर के हम हैं। तो मध्य प्रदेश से मेरा परिवार उत्तराखंड आ गया था। तो मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, यहाँ का स्थायी बाशिंदा हूँ। तो नौगांव खाल मेरा गांव है, जहाँ जीवन स्वाभाविक रूप से संसाधनहीन था, लेकिन उसी जीवन को हम अपना मानते थे और उसमें हम खुश रहते थे। स्कूल के अलावा छुट्टियों में गाय चराने जाना, दाय रिंगाना यानी गेहूं की बालियों पर मुंह बंधे हुए बैल घुमाना, सीढ़ीदार
खेतों में हल चलाने की कोशिश करना और अपने विशालकाय 70 किलो वजनी कुत्ते के साथ चीड़ की गिरी हुई पत्तियों, जिन्हें हम यहाँ पहाड़ में पिरूल कहते हैं, उन पर फिसलना जैसे कई शगल थे हमारे। स्तब्ध रातों में जंगलों से निकलकर कुत्तों और गायों को शिकार बनाने वाला तेंदुआ, जिसे हम बाघ कहते, हमारे दिलों में छुपा हुआ एकमात्र भय था। बालों को कंघी से संवारने की जगह कबरी नाम की एक गाय से चटवा कर उनके साथ हम वैसा सलूक करते थे जैसा आजकल के किशोर जेल लगा कर करते हैं। वो रहमदिल गाय अपने बछड़े के साथ हमें भी उतने ही प्यार से चाटती थी। और देखिए ना, गाय उतनी ही रहमदिल है आज भी, लेकिन गाय के नाम पर जो होता है, गाय के नाम पर झगड़ा करने वाले, गाय के नाम पर मरने मारने वाले रहमदिल नहीं है। सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है, गाय को लेकर जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन गाय तब भी रहमदिल थी, गाय अब भी रहमदिल है। गाय उस संरचना का हिस्सा थी जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं। उस भारतीय समाज की संरचना का स्वाभाविक हिस्सा थी। लेकिन जब वह स्वाभाविकता हटी, जब वो सहजता हटी, तो ये दौर आया है जब उसे बचाने के दावे हैं, और उसको बचाने के दावे हैं, उसे बचाना पड़ता है, और उसे बचाते हुए मनुष्यों को मारना पड़ता है। अजब समय है साहब। खैर, वो पूरा जीवन ही कवितामय था। कविता जिसे हम जानते नहीं थे, कोर्स में पढ़ते ज़रूर थे। तब किताबों में सूर, तुलसी, कबीर को पढ़ते तो लगता ये धर्म जैसी कोई चीज़ है जिसे बिना समझे रट लेना विद्यार्थी के रूप में हमारा कर्तव्य है। समूचा जीवन ही मानो कविता था, पर कविता लगभग नहीं थी। इस जीवन के अपने संघर्ष थे। इसमें कितनी तो औरतें थीं, काम में खटती, थोड़े प्यार और सम्मान की आकांक्षा के लिए ज़माने से जूझती और पिटती। उन औरतों ने ही मेरा व्यक्तित्व बनाया। आलोक तनवा कहते हैं ना, हमारे आलोक दद्दा की कुछ औरतों ने उन्हें चौराहा पार कराया। उन्हीं को पार नहीं कराया, हम सबको कराया। ये बात उन्हीं औरतों ने मुझे बनाया। जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं औरतों का बनाया हूँ। और ये बात मुझे किसी जीवन मूल्य की तरह लगती है, वो भले ही मेरा कोई निजी जीवन मूल्य हो। इलाके में न बिजली थी न नल। ये हमारा समय है, और ये हमारा समय था नहीं, ये आज भी हमारा समय है। इलाके में न बिजली थी न नल, पानी के लिए नौलों तक जाना होता था। सरों पर बंटे और हाथ में जरीकेन लिए गांव की औरतें इस सफ़र में हमारी अगुआ होती थी। हम नौलों पर नहाते, टैटपोल पकड़ते, औरतें कपड़े धोती और घर तक ले आने को पानी भरती। पानी लाने के बाद खेतों में कमर झुकाए काम करती, ढलानों पर घास काटती, पेड़ों पर लूटा लगाने में मर्दों से मदद की मनुहार करती वे औरतें। उफ, वो औरतें। लड़कपन जाने के बाद उनके श्रम को भीगी आंखों देख पाता हूँ, क्योंकि कवि हूँ, शायद कवि हो न हो, जीवन में घट रहे बुनियादी श्रम को जानना ही कवि होना है। पिछले 30 वर्ष से मैं यही मान रहा हूँ, और ये मैं ही नहीं मान रहा हूँ, पूरी हमारी प्रगतिशील विरासत है जो यही मानती है कि जीवन में घट रहे बुनियादी श्रम को जान लेना ही कवि होना है। मेरे लिए तो है, और उस प्रगतिशील विरासत के लिए भी है जिसके बनाए हुए हम छोटे मोटे लोग हैं। अब वो जो श्रम है, अब वो दिल को आर पार भेज जाने वाली चीज़ है। आज उसकी याद भर से ही दिल टूटता है, शर्मिंदगी होती है। हो न हो, शर्मिंदा होना भी कवि होना है। इधर की कविताओं के पन्ने टटोलते हुए कहना चाहता हूँ कि स्मृति के नाम पर बार बार मिथकीय महाकाव्यों और उनके विद्रूप और विषाद में जाने वाले दोस्तों, हो सके तो स्मृति को मिथक बनने से बचाओ। हमने मिथकों में जाते जाते पता नहीं क्यों स्मृति को मिथक बना डाला है।
जबकि ये जो स्मृति है हमारी, ये एक हाड़ मांस से बनी मस्तिष्क के भी भीतर कोई एक और मस्तिष्क नुमा चीज है, जिसमें वास्तविक मानवीय संदेश ले जाने वाले न्यूरॉन्स दौड़ते हैं, और हम हैं कि हर चीज को मिथकों की खूंटी पर टांग देते। खैर, ये जो स्मृतियां हैं, इनमें असली छुअन है ममतालू कमेरी औरतों के कठोर हाथों की छुअन। ये मेरी स्मृतियां हैं, ये कमोबेश हम सबकी स्मृतियां होनी चाहिए कि इनमें असली छुअन है ममतालू कमेरी औरतों के कठोर हाथों की छुअन। इनमें वास्तविक गंध है जीवन में खिले पहले फूलों और फिर हमारे सड़ रहे सामाजिक राजनीतिक ढांचे और उसके विद्रूपों की गंध। पहाड़ी आदमी हूँ, इसलिए कहूँगा कि इनमें जाड़ों के दिनों की गर्म सुखद भाप है, कविता में विलीन हो जाने वाली हमारे पूरे वजूद से उठती एक भाप। इनमें कुछ खेल हैं, सपाट मैदानों में भरपूर दौड़ते उपद्रवी बच्चों के, और भाषा में कुछ अंदरूनी कूदफान, कुछ खिलवाड़ जानलेवा, जैसे जानबूझकर गलत वक्त पर सड़क पार करना। मैंने असल में अक्सर जीवन में भी कभी कभी किया है, और मैंने अपनी कविताओं में हमेशा ये किया है कि मैंने जानबूझकर सड़क पार कर ली। क्या करूं, मेरी स्मृतियों ने मुझे ऐसा बनाया। हमारी स्मृतियां हमें बनाती हैं। वे बेइंतहा हैं, बहुत सारी हैं, भारी और थिर, मगर भीतर के भूचालों में हिलते पहाड़ों जैसी, कभी शांत तो कभी हहराते समंदरों जैसी, घास के बेहद छुपे हुए नन्हे पतले बीजों जैसी। मेरे लिए जब वे कविता में हैं तो कविता है, जो मेरे लिए तो कविता, पर औरों के लिए शायद एक लगातार जारी रहने वाला स्मृति लेख, अनाप शनाप। वैसे ही मेरा जीवन भी उनमें बढ़ा चढ़ा ऊट पटांग हमेशा बाकी रह जाने वाला। चंद्रकांत देवताले जी, बहुत प्यार मिला उनका, हम सभी लोगों को मिला। वो अक्सर कहते थे फ़ोन पर कि शिरीष, सबसे ज़रूरी बात हमेशा रह जाती है। तो उन्हीं ज़रूरी बातों की तरह वैसी ही कई ज़रूरी स्मृतियाँ मेरी, वैसी ही अधूरी और बेबस, बाद में भीतर से टीसती, इतनी सारी बातों से भरी, पर सबसे ज़रूरी को छोड़ जाने वाली कमबख्त कविता मेरी। कितने स्वप्न, अब मैं स्वप्नों पर आऊँ। मैंने स्मृतियों पर थोड़ी सी बात की आपसे, मैं बड़ा मन था कि मैं स्मृतियों पर बात करूँ। हम अक्सर छोड़ जाते हैं उन्हें। मेरी स्मृतियों में बहुत सारी प्रकृति है। मैंने एक बार अपने समकालीन व्योमेश को, अगर मैं आयु के लिहाज से कहूँ तो छोटे भाई व्योमेश शुक्ल को कहा भी था कि यार, मेरे पास प्रकृति बहुत सारी है, मेरे पास जो स्मृतियां हैं उनमें भी प्रकृति बहुत सारी है, और जो मेरा वर्तमान है उसमें भी प्रकृति बहुत सारी है, और मैं जान लगा दूंगा उस भविष्य के लिए जिसमें प्रकृति बहुत सारी होगी। बहरहाल, अब मैं आता हूँ स्वप्न पर। हम स्वप्न की बात करते हैं। मैं अपने स्वप्नों को देखता हूँ तो कितने स्वप्न जीवन में, कितने ज्यों के त्यों कविता में भी, रातों को, सुबहों, दोपहरियों और शामों को गुंजाते हुए स्वप्न, नींदों में ले जाने और नींदों से बाहर लाने वाले स्वप्न। उनमें कितनी राजनीति, कितना समाज, कितना व्यक्ति, कितनी प्रकृति, कितना प्रेम, कितना प्रतिशोध, कितना क्षोभ, कितनी टीस उनमें। कितना वक्त जाया किया उन स्वप्नों को देखते, कभी बहुत धीमे तो कभी तेजी से। निकल गए कितने ही काफिले, कितने दोस्त, मैं स्वप्नों में भटकता रहा।
वे चलते रहे स्वप्न से बाहर, मैं उन्हें चलता देखता रहा। उनके साथ कदम ताल करने की ख्वाहिश नहीं जगी कभी मन में। अपने जीवन की क्रूर, दयनीय और भयावह वास्तविकताओं से थक कर सोया कभी, तो महान, अनंत और अपार सपनों ने जगाए रखा। अपने जीवन की क्रूर, दयनीय, भयावह वास्तविकताओं से थक कर सोया कभी, तो महान, अनंत और अपार स्वप्नों ने जगाए रखा। मालूम नहीं कब ये स्वप्न वास्तविकता में बदलते गए, उतने ही महान, अनंत और अपार। कई कविताएं स्वप्न में बनी, पन्ने पर उतारते हुए असफल हो गई। इतना ज़रूर कहूँगा, जब भी मैं बात करता हूँ अपने स्वप्नों की, और हम सभी जानते हैं कि ये स्वप्न भी अकेले का नहीं होता। मुक्ति के रास्ते अगर अकेले नहीं मिलते तो स्वप्न भी हमारे सामूहिक होते हैं। सबको पता है कि वो सामूहिक स्वप्न क्या है। बहुत उन बातों को दोहराते रहने से क्या लाभ, है ना। उन सपनों की सच्चाई और उन सपनों के संघर्ष हमारे सामने हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी कुछ नहीं खोया स्वप्न में, हमेशा पाया, जीवन पाया, कविता भी, यथार्थ भी पाया वहीं छटपटाता। तीसरी चीज़ पर मैं आऊँगा। जैसा कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि मैं 3 छोटे छोटे से टुकड़ों में बात करूँगा। स्मृतियों की बात करूँगा, स्वप्नों की बात करूँगा और यथार्थ की बात करूँगा। असल में हमारा समय या कोई भी समय जिन 3 चीज़ों से मूलतः मेरे हिसाब से मिलकर बनता है, और इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर मेरे हिसाब से साहित्य बनता है, कविताएं बनती हैं। तो यथार्थ क्या है मेरे लिए? यथार्थ क्या है? स्मृति और स्वप्न के बीच एक जगह मेरे लिए प्रॉमिस्ड लैंड, पाक ज़मीन। यहूदा अमीखाई की कविताओं के मैं अनुवाद कर रहा था। हिंदी के बहुत श्रेष्ठ अनुवादक, हिंदी के श्रेष्ठ अनुवादक और हमारे आत्मीय बड़े भाई अशोक पांडे जो हल्द्वानी में रहते हैं, उनके साथ मिलकर एक ये अवसर मिला था कि यहूदा अमीखाई हम दोनों को पसंद है, हिब्रू पोएट, हिब्रू कवि। तो हमने उनके अनुवाद किए और हम दोनों ने मिल के अनुवाद किए, और हमने ये फैसला किया मिलकर कि हम उन अनुवादों में, उन कविताओं में हम कहीं भी अपना नाम नहीं देंगे व्यक्तिगत तौर पे। उन सारे अनुवादों को दोनों के नाम से हमने छापा। तो वो संवाद प्रकाशन से वो किताब प्रकाशित भी है। तो जब मैं यहूदा अमीखाई के अनुवाद कर रहा था अशोकदा के साथ मिलकर, तो ये प्रॉमिस्ड लैंड बार बार आता था, एक पाक ज़मीन जिसका वादा था। तो मुझे बहुत निकट की बात लगती है कि हमारे विचार में, हमारे संघर्षों में, हमारी सारी बौद्धिक जद्दोजहद में ये प्रॉमिस्ड लैंड है। हमारे भी सपनों का एक समाज है, एक ज़मीन है जिसका वादा किया गया है हमसे भी। एक विचार ने, एक सैद्धांतिकी ने, जो हमारी सामूहिक ऊर्जा है, उसने हमसे एक ज़मीन का वादा किया है, एक पाक ज़मीन का। तो यहूदा की कविताओं का अनुवाद करते हुए इस शब्द की टीस और विकलता जानी। सैद्धांतिक होने के बावजूद ये जाना कि सैद्धांतिक होने के बावजूद यथार्थ एक शानदार चीज़ है। दारुण, कारुणिक, भयावह, क्रूर जैसा नहीं होना चाहिए वैसा, मगर शानदार। आप हमारा समय कह सकते हैं इसको। मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मुझे लगा कि हमारा समय पर मैं इसी तरह बात करूं कि यथार्थ एक शानदार चीज़ है। दारुण, कारुणिक, भयावह, क्रूर जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक वैसा मगर शानदार। इंसानियत और कवित्व दोनों को जगाए रखने वाला, उसमें मेरी राजनीति है, उसमें मेरे लोग हैं, उसमें मेरा प्रेम है, मेरा परिवार है, मेरी कविता है, मेरे दोस्त हैं, उसमें धमकियां हैं, हौसला है, लड़ाई है, हार है, असफलताएं हैं। लेकिन उसी में कहीं ठीक बीचों बीच पुरखे कवि हैं, स्मृति और स्वप्नों के बीच खड़े हुए। इस सारे यथार्थ में कुछ यथार्थ उनका भी है, कुछ सिर्फ मेरा है। पहचान पाएं या नहीं,
कुछ दोस्तों का भी है। उसे कभी मैं बदल कर दूसरा यथार्थ कर देना चाहता हूँ और कभी लौट कर पिछले वाला ही। ये हम सब की उलझन है। हम बहुत परेशान हैं एक चीज़ से, एक यथार्थ से हम बड़े परेशान हैं। हम कभी उसको बदल कर दूसरा यथार्थ कर देना चाहते हैं, लेकिन हम उसे कुछ कर नहीं सकते। वो ऐसा ही है। मैं फिर दोहरा दूं, वो दारुण हो सकता है, वो कारुणिक हो सकता है, वो भयावह हो सकता है, वो क्रूर हो सकता है, लेकिन वो शानदार है। वही हमें आदमी बनाए रखे हुए है। उसी ने हमें हमारी ऊर्जा दी है मनुष्य बने रहने की। कवि बने रहने की तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले मनुष्य बने रहने की। उसमें कई खतरे हैं, लेकिन उसमें हौसला भी है, उसमें हमारी लड़ाई भी है। क्यों नहीं, उसमें हमारी हार है, होगी, असफलताएं हैं, होंगी। लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा है। हम उसी की ऊर्जा से संचालित होंगे, और एक दिन होगा जब वो यथार्थ दूसरा होगा। वो प्रॉमिस्ड लैंड की तरह होगा। मुझे फिर वही पाक ज़मीन याद आती है जिसका कि वादा है। मैं 73 के आखिर में पैदा हुआ, 13/12/73 को मैं पैदा हुआ। 73 के आखिर में मैं पैदा हुआ, लेकिन 1857 का यथार्थ मेरा है। 40 और 50 और 60 ये यथार्थ हैं जिनसे वह यथार्थ बना जिसमें मैं आज रहता हूँ। 75 मेरा यथार्थ है, 92 मेरा यथार्थ है, 2002 2004 सब मेरे यथार्थ हैं। 75 में मैं 1.5 साल का था, लेकिन वो मेरा यथार्थ है। 1857 में तो मेरे पुरखे भी नहीं थे मैं जिनको नाम से जानूं, लेकिन वो मेरा यथार्थ है। अब हम बने हैं उससे। हम जो आज हैं एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, उसमें 1857 है, उसमें 1947 है, लेकिन उसमें 1857 भी है। उसमें कितनी असफलताएं, उसमें कितनी हार हैं, उसमें कितनी गलतियां हैं, लेकिन उसी से हम बने हैं। हम सबकी कितनी गलतियां हैं, हमारे पुरखों की गलतियां हैं, लेकिन उनकी सफलताएं भी हैं, उनकी वो मानवीय ऊर्जा भी है। तो हम उसे नहीं बदल सकते। अब मैं अगर कुछ व्यक्तिगत बातों में जाऊं, मैंने ये बातें वहाँ भी की थी। मुझे जब लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई सम्मान मिला था, छिंदवाड़ा की वो शाम थी, बहुत आत्मीय शाम थी, और मैं बहुत ये याद करते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ कि उस शाम में कमला प्रसाद जी भी थे। कमला प्रसाद जी की याद आती है। तो वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि मेरे दादा एक लगभग सामंती व्यक्ति थे, पिता बीच में झूलते रहे, उन्होंने नौकरी की। मैं अध्यापक और कथित रूप से कवि बना। आज पुरखों की ज़मीन बिक चुकी है, पिता उदास है। आज उन्हें कोई उतनी इज्जत नहीं देता, उनका उतना कोई रौब नहीं मानता, उनसे कोई उतना नहीं डरता जिनका उनके पिता से भय था लोगों को। तो वे उदास है। कुछ है तो वे उदास है, कुछ नहीं है तो वे उदास है। लेकिन मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि उनकी स्मृतियों और स्वप्न के बीच जहाँ अब कोई जगह नहीं है, ठीक वहीं मेरे पैरों ने सीधा खड़े हो पाने का भरोसा पाया। ये एक मेरा निजी यथार्थ है। फिर सामाजिक यथार्थ है, सामूहिक यथार्थ है। विकल हाहाकार से भरा, टूटता, बिखरता, शर्मिंदा करता, मेहनत कश कौमों को रौंदता। देखिए ज़रा गौर से हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के टीलों में ये जो सांप सा बिलबिलाता है, ये किसका सामाजिक यथार्थ है? हमारा। यही समाज है जिसको वीरेंद्र कहते थे, आखिर हमने ये कैसा समाज रच डाला है। हम ये नहीं कह सकते कि तुमने रच डाला है, हमने ये हमें हमेशा हमें सिर झुकाकर ये मंजूर करना होगा, ये स्वीकार करना होगा। ये जो हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के टीलों में सांप बिलबिलाते हैं, ये बिल किसने बना के दिए? फिर राजनीतिक यथार्थ, सांप्रदायिकता, जातीयता और वैश्विक प्रपंचों से अटा एक दीर्घकाय अंधकार।
दीवारों पर लिखने, पोस्टर चिपकाने, जुलूस निकालने और नारे लगाने के इस यथार्थ में सिर्फ आशय नहीं बदले, अर्थ भी बदल गया। बंदरों ने धरती संभाल ली और धरती के प्राणी पहले भूमिगत हुए, फिर मायावी, लापता। फिर आर्थिक यथार्थ, बड़ी तनख्वाहों और खेतीहर कामगारों की आत्महत्याओं का यथार्थ। ये सब यथार्थ कितना राष्ट्रीय, कितना बहुराष्ट्रीय। फिर साहित्यिक यथार्थ, जनता बिला गई, स्वप्न डूब गए, नैतिकता मुहावरा बनी। कुछ लोग तब भी बचे रहे, पुरखे बने, अगुआ बने, अग्रज बने, साथी बने, अंधेरे में टटोलने पर हाथ आई डाल बने। कविता में भी सत्ता बनी, थूकी गई गिलहरी फिर पान का नया पत्ता बनी। कुछ लोग तब भी मुंह मोड़े रहे, बिलाई हुई जनता से दिल जोड़े रहे। उनके दिल टूटे पर कविता जुड़ी रही। उन्हें देखता, उनकी आहटें और राहें टोहता, आह भरकर कहता हूँ, चलो यार, इस लिखने पढ़ने से कुछ तो पाया। इतने बड़े कवि, इतने बड़े लोग हमारे साथ हैं, हमसे पहले हैं, हमारे साथ हैं। सर, हमारा मस्तक झुक जाता है, झुक जाना चाहिए। ये भी कम उपलब्धि नहीं है। और ये जो कुछ भी बुरा हुआ है कथित तौर से, उससे लड़ते भिड़ते जो कुछ भी बड़ा बन पाया समाज में, साहित्य में, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। असल में बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत रह नहीं गई है। समय जैसा है सबके सामने है। इस समय में हम सभी जानते हैं कि गौरव और शर्मिंदगी के दो छोर हैं। अपमान है, नासमझी है, नष्ट कर देने वाले अतिरेक हैं। कुछ एक अतिशयोक्तियों में रख दिया गया हमारा समाज है। वंचनाओं के बीच चिलबिल चिलबिल मानव जीवन अब जो है, जैसा है, जहाँ है, जितना है, उसे वहीं से उतना भर बचा लेने की ज़रूरत है। बहुत बोलने की ज़रूरत शायद नहीं है। इतना कुछ बोलते हुए भी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कुछ बोलने की ज़रूरत शायद नहीं है। देश और समाज के स्तर पर देखें तो हम में से हर कोई पिछले 2 दशकों में हर तरह की चिंताओं में घिरा रहा। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इस तरह घिरे रहने के दृश्य ने अतिशय प्रचार और विकट हल्ले में अपनी गरिमा खो दी। कह दूं कि हमारे समाज में हम समाज के लिए उतना नहीं, अपनी कविता के लिए और विकट एक अहंकार, एक अजीब सी चीज़ के लिए लड़ते दिखाई दिए। बीच में कई घटनाएं हुई, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। सांप्रदायिकता से हमारी जो लड़ाई थी अचानक ही अपनी भाषा से एक सांप्रदायिक लड़ाई में बदल गई। और जब मैं अपनी ही भाषा कह रहा हूँ तो हालांकि ये बहुत स्पष्ट बात है, लेकिन इसको एक बार रेखांकित कर देना बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि जब मैं अपनी ही भाषा कह रहा हूँ तो मैं हिंदी और उर्दू दोनों जुड़वां बहनों की बात कर रहा हूँ, और उस भाषा की बात कर रहा हूँ जिसमें इन दोनों भाषाओं का अनिवार्य हिस्सा है। तो हम सांप्रदायिकता से लड़ते हुए हमारे लोग अचानक हमारी इस आत्मीय भाषा से लड़ने लगे। मुझे लगने लगता है कई बार ये सब देखते हुए बहुत कम अवसर आते हैं जब मैं कुछ बोलता हूँ या मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर पाता हूँ। हम एक बोगदे के अंदर हैं और इस बोगदे का कोई छोर अभी दिख नहीं रहा है और बहुत बड़ा कोई प्रकाश हमारे पास है नहीं। और आप जानते हैं कि कितना भी बड़ा प्रकाश हो वो बोगदे को उतना भेद नहीं सकता। संवेदना और संभावना के स्तर पर हमारा पतन हमारे सामने है। मैं बार बार याद करता हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, इधर बीच जब मैं ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ, हम सभी पढ़ा रहे हैं,
मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि प्रेमचंद के भाषण साहित्य का उद्देश्य को याद कीजिए। बतौर लेखक और बतौर अध्यापक मुझे कई बार झेंप होती है कि हमारे संसार में इस महत्वपूर्ण अभिलेख को, इस दस्तावेज को हमने एक अकादमिक पढ़त भर बना छोड़ा है, जिसको प्रेमचंद ने 1936 में 9-10 अप्रैल उतने वर्ष पहले एक भाषण के रूप में हमारे लिए सहेज दिया था। खैर, ये सारी कुछ बातें थीं जो मैंने आपसे की। मैंने पता नहीं वो कितनी देर कर ली, मैं एक बार वक्त भी देख लूँ। मैं पहले कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने करीब 40 मिनट बात कर दी है। लेकिन बात वही है कि जैसा वीरेंद्र ने कहा, पहले मैंने चंद्रकांत देवताले जी के हवाले से कहा कि सबसे ज़रूरी बात छूट जाती है, और वीरेंद्र की ये पंक्तियां हैं जिनको कौन भूल सकता है कि अनिद्रा की रेत पर तड़पड़ तड़पती रात रह गई है अभी कहने से सबसे ज़रूरी बात। तो शायद सबसे ज़रूरी बात मैं कहना छोड़ गया हूँ। कुछ कविताओं के मुझे पाठ करने हैं। मैंने इसके पहले इकलौता लाइव इस दौर का, इस लाइव के दौर का एकमात्र लाइव मैंने किया था, वो राजकमल प्रकाशन के लिए किया था बहुत पहले, अप्रैल में। और उसमें मैंने अपने नए प्रकाशित संग्रह ऋतुरैण की कविताओं का पाठ किया था। चूँकि उसे राजकमल ने ही छापा है, तो वो एक तरह का इस तरह का अभियान भी था कि भाई मैं अपनी किताब से कुछ प्रस्तुति दूँ। मेरे पास एक श्रृंखला है जिसको हमारे बहुत सचेत संपादक जो ब्लॉग मैगज़ीन के हैं, अरुण देव, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पत्रिका समालोचन पर छापा चर्यापद एक श्रृंखला है, और उस श्रृंखला की कुछ कविताएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। और मेरी एक किसी कविता का पाठ अभी एक भाई हमारे हैं, मित्र हैं, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें जानूंगा। उनका नाम है ललित सिंह। उन्होंने इतना अच्छा काव्य पाठ किया मेरे लिखे का कि अब मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हूँ कि मैं क्या पढ़ूंगा। खैर, बहरहाल एक कविता उन्होंने पढ़ी, कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा। और मैंने इस बीच मैं व्यक्तिगत बातचीत में ये जो मुक्तिपथ की टीम है, इसके एक मेंबर हैं हमारे मित्र विशाल विक्रम सिंह, उनसे भी मैं कह रहा था कि मैंने इधर बीच लगातार श्रृंखलाओं पर काम किया है। तो एक श्रृंखला है चर्यापद, इसकी कुछ कविताएं आप लोगों में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ी हैं। चर्यापद से मैं कुछ पाठ करना चाह रहा हूँ। इसमें जो पहली कविता मैं पढ़ूंगा वो 11वें नंबर की है, और वो इस तरह से है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैं इसको स्पष्ट करूं या इसकी कोई व्याख्या करूं श्रृंखला को। आप सभी जानते हैं कि चर्यापद क्या चीज़ थी, और इस देश के एक नागरिक ने उन चर्यापदों ने फिर से 21वीं सदी में और इस दौर में, जिसको अभी अभी हमने हमारा समय कहकर बात की, इस हमारे समय में अपनी तरह से कुछ चर्यापद लिखने की कोशिश की है। आज रंग एकादशी है, भंते होरी का चीर बांधा है मैंने। चर्यापद 11। आज रंग एकादशी है, भंते होरी का चीर बांधा है मैंने। भद्रक इसी चीर के साथ भिक्षाटन को जाएगा, भिक्षा लेगा तो अबीर का टीका लगाएगा दाता को। अवश्य सुननी चाहिए पर संग सुनना पसंद नहीं करेगा, जो होरियां भद्रक अब होरी तक काशी के मोहल्लों में गाएगा। भद्रक इसी चीर के साथ भिक्षाटन को जाएगा, भिक्षा लेगा तो अबीर का टीका लगाएगा दाता को। अवश्य सुननी चाहिए पर संग सुनना पसंद नहीं करेगा, जो होरियां भद्रक अब होरी तक काशी के मोहल्लों में गाएगा। लो वह धर्म की शरण में आता है, वह संघ की शरण में आता है।
फागुन में उसे संभालो बनते, वह आपकी शरण में आता है। इसका अगला खंड है चर्या पद 12। हम क्यों स्थविर कहलाए गए भंते। भद्रक और बुद्ध, ये भद्रक का संवाद है। सभी लोग जानते हैं कि भद्रक कौन था, इस पूरी कथा में मैं नहीं जाऊंगा। हम क्यों स्थविर कहाए गए भंते, जबकि हमारे हृदय भी कांपते हैं उस वृक्ष के सूखते पत्तों की तरह जो कथानक में बोधि है, प्रकृति में पीपल। हम क्यों स्थविर कहाए गए भंते, जबकि हमारे हृदय भी कांपते हैं उस वृक्ष के सूखते पत्तों की तरह जो कथानक में बोधि है, प्रकृति में पीपल। कथानक में कल्पना बहुत होती है भद्रक, प्रकृति में यथार्थ। कथानक में कल्पना बहुत होती है भद्रक, प्रकृति में यथार्थ। तो क्या काशी कथानक है भंते और सारनाथ प्रकृति? तो क्या काशी कथानक है भंते और सारनाथ प्रकृति? नहीं, काशी पीपल है भद्रक और सारनाथ बोधि। मैं वही कह रहा हूं जो तुम कह रहे हो भद्रक, पर ठीक वही नहीं कह रहा हूं। फिर ऐसे में धर्म क्या है भंते हमारा? कल्पना और यथार्थ, कथानक और प्रकृति, बोधि और पीपल के बीच जो संसार है अछोर अपार, भद्रक वही धम्म है हमारा। कुछ कविताएं, अब चूंकि ये विशिष्ट प्रकृति की कविताएं हैं, आप सबको रुचेंगी नहीं रुचेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन इस चर्या पद श्रृंखला को मैं सुनाना चाह रहा हूँ। इसकी 14वीं कड़ी है, चर्या पद 14। आपके भी वंश का नाम लिया गया भंते। आपके भी वंश का नाम लिया गया भंते, आपको क्षत्रिय कुल गौरव कहा गया। आपके भी वंश का नाम लिया गया भंते, आपको क्षत्रिय कुल गौरव कहा गया। आप भी गोत्र से पहचाने गए, शाक्य मुनि कोई दूसरे नहीं थे भंते। राजकुल बहुविधि साथ और पास बना रहा। राजकुल बहुविधि साथ और पास बना रहा। आपकी शिक्षा अनुसार एक मैं भद्रक ही भूला आपका राज कुल जाति गौरव। आपकी शिक्षा अनुसार एक मैं भद्रक ही भूला आपका राज कुल जाति गोत्र गौरव। हुआ सहजिया 1400 बरस पहले, निर्वाण तो नहीं मिला पर मिली उससे भी शानदार एक व्याकुलता। हुआ सहजिया 1400 बरस पहले, निर्वाण तो नहीं मिला पर मिली उससे भी शानदार एक व्याकुलता। आपकी ही देन वह मेरा धम्म है भंते, उसी का प्रचार करता हूं मैं इन दिनों। अगली कविता इस श्रृंखला की, अगर मैं बहुत हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं सुना दे रहा हूँ। भद्रक उन 5 शिष्यों में थे जिनको बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अगर बुद्ध हमेशा रहेंगे तो भद्रक भी हमेशा रहेगा। और मतलब इसको आप जैसा भी समझें, मैं सोचता हूँ कि 1400 बरस पहले भद्रक ही सहजिया हो गया था। खैर, चर्या पद 16। मैं हमेशा से हताश नहीं था भंते। मैं हमेशा से हताश नहीं था भंते, मुझ में से आशा गई पर जीवन बना रहा। अभी जो मैं हताशा की बात कर रहा था, हमारे समय ये भयावहता, ये क्रूरता, मैं हमेशा से
हताश नहीं था भंते, मुझमें से आशा गई पर जीवन बना रहा। मैं महीनों बस्ती के सबसे वंचित व्यक्ति के द्वारे खड़ा रहा भिक्षा के लिए। इतने महीने मैंने क्या खाया मत पूछिए भंते, मैं उस द्वार से रिक्त पात्र भले लौटा हूं, रिक्त हृदय रिक्त मन नहीं लौटा। मैंने हताशा में जिस नदी का जल पिया, उसी का क्षीण प्रवाह मेरी धमनियों में है। यह भी बहुत बाद में जाना कि उसी नदी को आपने करुणा कहा। एक इसी श्रृंखला की एक कविता है कि जल नहीं था किसी भी ऋतु में गए बरस। जल नहीं था किसी भी ऋतु में गए बरस, नदियों के तल छिछले से छूछे होते गए। नागफनी के सिवा किसी और वनस्पति के तने पर विश्वास नहीं कर पा रही थी दुख की चिरैया। भरी दोपहरी माथे से बहती स्वेद बूंदों पर बार बार बैठ रही थी छोटी सफ़ेद तितली। भंते मेरी देह का नमक चाट रही, वह तुम्हारी जग प्रसिद्ध करुणा तो नहीं। जी बिल्कुल, मुक्ति पथ मैं जिसके पृष्ठ पर ये प्रस्तुति कर रहा हूँ, वह उनका ये कहना है कि मैं कुछ प्रतिनिधि कविताएं भी पढ़ूं तो पता नहीं यार, मैंने मतलब मेरा कुछ प्रतिनिधि है भी कि नहीं है ना। अभी तो मैं जो लिख रहा हूँ सो मैं लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं इनके अतिरिक्त भी कुछ पढ़ूंगा अभी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कुछ कविताएं एक दो मैं इसी श्रृंखला की पढ़ूँ। कि मृत्यु की देह के नष्ट हो जाने की घटना निर्वाण कह देने से गरिमापूर्ण नहीं हो जाती। मृत्यु की देह के नष्ट हो जाने की घटना निर्वाण कह देने से गरिमापूर्ण नहीं हो जाती। भंते निर्बलों की हत्या ही हुई है सदा, क्या उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ? अपने दुख में लिथड़े वे जीवित रहना चाहते थे, लड़ना चाहते थे संसार के संघर्षों के बीच। अपने जैसे अनगिन जनों के साथ वे संधान करना चाहते थे उस तथ्य का जिसे करुणा कहा गया। निर्वाण मृत्यु पूर्व भी संभव है, इसी समझ और इसी हठ में आपके निर्वाण पर मैं बिलख उठा था। मैं आज भी बिलख ही रहा हूँ भंते। कुछ कविताएं मैं ऋतुरायण वाला जो संग्रह है, एकाध उसमें से भी आप लोगों के साथ मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ूँ। एक लंबी कविता है, उसमें ऋतुरायण का 8वां खंड है जिसका एक उपशीर्षक भी था किसी और समय में। तो मैं किसी और घर, किसी और प्रदेश, किसी और देश में रहना नहीं चाहता। मैं किसी और घर, किसी और प्रदेश, किसी और देश में रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ किसी और समय में रहना। मैं चाहता हूँ किसी और समय में रहना। ग्रीष्म, वर्षा और शरद में नहीं रहते बुरूश, कभी कभी वे रहते हैं शिशिर के अंत में, वसंत के आरंभ में हमेशा वे रहते हैं, इसी नहीं किसी और समय में रहते हैं।
न जानते हुए वृक्ष में उनका रहना हम उन्हें वसंतारंभ का पुष्प कहते हैं। इस समय यानी बीतते शरद में किसी और समय में रहने लगते हैं मेढक। इस समय यानी बीतते शरद में किसी और समय में रहने लगते हैं मेढक, जहाँ से कभी विकल पुकारती उनकी आवाज़ आएगी। पाले के दिनों में किसी और समय में रहने लगती है हरियाली। हर इसी का किसी होता है जीवन में। चींटियां जो चलती दिखती थीं समूहों में, अब किसी और समय की वासी हैं। लोग जब भटक जाते हैं जगहों की बात करते हैं, जबकि उन्हें समयों की बात करनी चाहिए। जगहों की बातें और भटका सकती हैं उन्हें। राजनेता इस समय की बात करते हैं, किसी और समय की बात करता है कवि। जब नेता धर्म की बात करें कवियों को तब नहाना चाहिए और सोचनी चाहिए किसी और समय की बात। मसलन पानी कुछ दिन बाद और ठंडा होगा और यूं ही किसी भी समय नहाया नहीं जा सकेगा। जब नेता प्राचीन ममतामयी नदियों के घाटों पर साजिशन दीप जलाने लगें, कवियों को चाहिए कि वे सो रहें। जब नेता प्राचीन ममतामयी नदियों के घाटों पर साजिशन दीप जलाने लगें, कवियों को चाहिए कि वे सो रहें। अपनी अकुंठ नींद हो सके तो झूठे सपनों से भी दूर ही रहें। किसी और समय में उन्हें जागना पड़ सकता है। कई बरस, कई पुराने स्वप्न ही उन्हें बिलबिलाते बिलखते मिल जाएंगे। गोद में उठाए उन्हें कुछ पुरखे किसी और समय तक लाए थे, कुछ बच्चे उन्हें किसी और समय तक ले जाएंगे। जब नेता सूखे और अकाल की बातें करें, पहुंचाने लगें राहत, कवियों को चाहिए कि वे वर्षा में रहने लगें। बाढ़ आए तो चले जाएं वसंत में, उन्हें चाहिए कि इस समय की राहतों से दूर रहें। किसी और समय में उन्हें इस समय की राहतों के खाए और सताए अपने जन मिलेंगे। जबकि कविता बमुश्किल ही कुछ बदलाव लाती है। राजनीति और समाज में कवियों को चाहिए कि अपने जनों से बात करते किसी और समय में वे मर जाएं, क्योंकि जगह, प्रदेश या देश के इसी का कोई किसी नहीं होता, समय का होता है। कपट राजनीति और विकट समाज के इस समय में आपको याद किया जा सकता है थक कर घर जाने के लिए या किसी और समय में जाकर मर जाने के लिए। एक कविता ऋतुरैण से ही मैं और पढ़ना चाहूँगा। एक जैविक पृच्छा। अहाते की धूप सूखने से बचाई, अहाते की धूप सूखने से बचाई, शरद के रहते हेमंत और शिशिर में खिलने दहकने को फूलों की कितनी क्यारियां लगाई। झड़ चुके पत्ते जो अपने ही पेड़ की जड़ों के पास पड़े, फूटने वाली कोपलों की खातिर खाद बनने को हैं। उन्हें सहलाने दुलारने को मिट्टी में कितनी बार हाथ लगाया। वह जो गंध उठती है विकट जैविक गलते सड़ते हुए पत्तों से ढकी धरती पर, प्यारी है कि नहीं। विचार से भरा जीवन अब भी एक जैविक गंध है कि नहीं। पता है धान को विदा कह रहे खेत अब गेहूं के इंतजार में है। पता है धान को विदा कह रहे खेत अब गेहूं के इंतजार में है। हत्याएं होती रहीं तुम कितना मरे, ऐसे तो पेड़ भी नहीं कटते जैसे काटे गए मनुष्य तुम कितना कटे।
क्षीण होती नदियों ने खोल दी अपनी देह पानी के नीचे, वहाँ छुपे जलचरों के अंडों से निकला नया जीवन, अब बचे हुए पानी में उपस्थित है। बहते पानी में झांकने की आदत कितनी बची तुम में? तुम्हारे लिए विचार, अब भी बहते पानी में जीवन देखने खोजने की आदत है कि नहीं? और नदियां जो बहती हैं मनुष्य देह के भीतर, और नदियां जो बहती हैं मनुष्य देह के भीतर, उनमें रेता बजरी के अलावा कुछ और खोज सकते हो? खुद को कितना खोज सकते हो? कितनी सरल है साहित्य में हिंसा। बड़ा वाद चला साहब, कविता में राजनीति, राजनीति में कविता। अब मेरे जैसा साधारण मनुष्य तो चारों खाने चित्त हो गया वो 2 महीने। कितनी सरल है साहित्य में हिंसा, कितना जटिल है समाज में प्रतिरोध। कितनी सरल है साहित्य में हिंसा, कितना जटिल है समाज में प्रतिरोध। जैसे दूब बाहर है, जैसे फूल बाहर हैं, जैसे पेड़ बाहर हैं, पत्ते बाहर हैं, जैसे खेत बाहर हैं, जैसे बाहर हैं नदियों के प्रवाह, जैसे जलचर बाहर हैं, जैसे हत्याएं और हत्यारे बाहर हैं। नहीं, हत्याएं और हत्यारे बाहर नहीं। कोई उपमा, कोई उत्प्रेक्षा बाहर नहीं। श्लेष तो खैर चिपका ही रहा जीवन से। यमक में जो अनुप्रास समझाया जा रहा है, बेशर्मो उसे समझने से इनकार नहीं करोगे, या ठान लिया है केवल कविता के ही कोठार भरोगे। कुछ कविताएं अगर मुक्ति पथ की अनुमति हो तो मैं इसी संग्रह से पढ़ दूं, और अपने मन की। एक कविता है ऋतुरैन का, खंड है 10वां, कि 14 रात दूर है पूरा चांद, 14 रात दूर है पूरा चांद, खेतों में बनी झोपड़ियों में कितनी रात दूर है, हर आदमी के हिस्से में एक पूरी रोटी, कोई बता सकता है क्या? 14 रात दूर है पूरा चांद, खेतों में बनी झोपड़ियों में कितनी रात दूर है, हर आदमी के हिस्से में एक पूरी रोटी, कोई बता सकता है क्या? यहाँ आग है, सेंकने को कुछ नहीं अपनी निर्धन देहों के सिवा, पूरी रोटी पूरा चांद नहीं है। यहाँ आग है लेकिन सेंकने को कुछ नहीं अपनी निर्धन देहों के सिवा, पूरी रोटी पूरा चांद नहीं है। हाड़ कपकपाती ऋतु शिशिर के विरुद्ध खिले हैं फूल लाल, हाड़ कपकपाती ऋतु शिशिर के विरुद्ध खिले हैं फूल लाल, ऐसा कहने से मैं प्रगतिशील हो सकता हूँ घनघोर। कठिन इस ऋतु शिशिर की अगवानी में खिले हैं फूल लाल, गुलाबी, पीले, श्वेत, केसरिया, कहने से ठहराया जा सकता हूँ विकट परंपरावादी। फूलों के रंग और शब्दों के अर्थ भर पर टिकी इन दिनों प्रगतिशीलता हिंदी समाज की। हमसे खो गए कुछ रंग अपने ही, जो अपार प्रकृति ने दिए हमको, हम भूल गए शब्दों में अपने होने के अभिप्राय रखना। वो साथी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और कठिन ऋतु शिशिर की इन दिनों ऋतुरैन अगर गाऊंगा प्रतिक्रियावादी कहाऊंगा। कुछ अलग अलग संग्रहों से कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। एक संग्रह मेरा आया था 2017 में ज्ञानपीठ से, उसका एक विचित्र सा नाम था, बहुत लंबा। मैं आपको संग्रह दिखा देता हूँ। इसका नाम था सांसों के प्राचीन ग्रामोफोन सरीखे इस बाजे पर। और जो मेरे बारे में लिखा है अभी राजस्थान के हमारे भाई ने, उन्होंने इस संग्रह का उल्लेख भी किया है। तो इस संग्रह से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। और जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में भी कह रहा था कि भाई पहाड़ी आदमी हूँ तो पहाड़ की बात करना स्वाभाविक है।
ये संग्रह दरअसल प्रलापों का संग्रह है। इसमें सारी जो कविताएं हैं वो प्रलाप की तरह हैं। मैं आपको जैसे इनके कुछ के नाम सुनाऊं कि अति की बारिश का प्रलाप, घृणा का प्रलाप, अधूरेपन का प्रलाप, गलत से सही हो जाने का प्रलाप, कौओं के प्रेम का प्रलाप, मृतात्मा का प्रलाप, सूर्य नमस्कार का प्रलाप। तो ये मेरे कुछ प्रलाप हैं जो 2014 से 2017 के बीच हुए, और कविता करने की गुंजाइश नहीं बची तो मैंने प्रलाप करना शुरू किया। मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। इसमें जो पहला हिस्सा है उसको मैं पढ़ूंगा, जिससे जो मेरा परिवेश है, जो मेरा इलाका है, वो आपके सामने होगा। एक बिखरा हुआ टूटता सा आलाप प्रलाप है जो। बसें गिर जाती हैं पहाड़ों से, लील जाती हैं नदियाँ उन्हें भी जिनकी वे प्रिय थीं। बसें गिर जाती हैं पहाड़ों से, लील जाती हैं नदियाँ उन्हें भी जिनकी वे प्रिय थीं। मृतकों का संसार बढ़ता जा रहा है, उसे और बढ़ाने कुछ लोग आ रहे हैं तेज कदम। कुछ को ठेल ही दिया गया है इस ओर, कुछ को गिरा दिया गया है पहाड़ से, कुछ को नदी में धकेल दिया गया है। कोई हारा हुआ खुद ही कूद पड़ा है किसी सुविख्यात बताई गई झील में। मृतकों का टोला गांव के दक्षिण में है, पूरब में नदी है जो बहती उत्तर से है, पूरब को काटती भर है। उत्तर में जब मृतक रवाना होते हैं रास्ते की ज़रूरी रसद लिए, तो भाबर में दिशाहीन हो जाते हैं, छिन जाता है सामान, वे पश्चिम को बढ़ जाते हैं। हमारे वहाँ पहाड़ की प्रमुख समस्या है पलायन। तो पलायन की बात मैं करना चाह रहा हूँ। उधर को छूटती बसों में, रेलों में अक्सर सुनाई देता है हाहाकार, जबकि मृतक किसी की सीट नहीं घेरते। मैं देखता हूँ मसान को साधे अपने आगे जलाए अखंड आग, दिल्ली जाते हुए मृतक, दिल्ली से आते हुए मृतक, रोज रोज की यह भागम भाग। मृतक जो भटकते घूमते रहे भीतर, मेरे साथ बैठते हैं, कांपते रहते हैं वे बाहर के शीत के सताए, अपने हाथ सेंकते आग और तेज करने की गुंजाइश कर आग और तेज करने की गुजारिश करते हैं। अभी उस आग में कुछ जला था, अभी उस आग में कुछ जलेगा। अकाल मृत्यु मर गए मेरे मेहनत कश गरीब लोगों का मसान है यह, ऐसे ही सधेगा। जो डरते हैं वे मृतकों से ही नहीं कविता से भी डरें, जिनमें डेरा है कुछ अंतिम आवाज़ों का, गूढ़ जैसे बुदबुदाती हो चिता, ठेठ जैसे ऐंठ जाता हो जिस्म उस आग में, बदलने को करवट कोई आखिरी। वहाँ मंत्र नहीं उचारे जाते, अश्रुओं से पखारे जाते हैं पग, अपने ही धवल हृदय होता है रक्त से धुलने के बाद। पाठकों चाहो कभी तो चलना संग मेरे इन मृतकों के पास। जबकि ईश्वर नहीं है जीवन के बाद जीवन भी नहीं है, सब टोले इन्हीं के हैं अब, स्मृतियों में रहवास मृतकों का, दुनिया में भरम की तरह छाए हमारे आवासों को परखता रहता है दिन रात। कुछ कविताएं, जैसे एक कविता का उल्लेख भी उस लेख में भी हुआ है, गलत से सही हो जाने का प्रलाप। गलत से सही हो जाने का प्रलाप। कवि को लगा कुछ रिश्ते मन में लगी फफूंद जैसे होते हैं, दिल की उमस उन्हें कायम रखती है, दिल के इलाके में कभी सूखा नहीं पड़ता, उधर साफ सफाई का भी मन नहीं करता। गलत बिंब में फंसे कवि को अंततः उसके मनुष्य ने दिखाई राह। दिल जिसे कहते हो
दिल जिसे कहते हो वो हमारे पुराने पड़ते मकान की सीली हुई कभी न खुलने वाली कोठरी है। दीमक के खाए उसके किवाड़ों की दरारों से कभी कभार एक हल्की रोशनी झरती है। उधर एक स्त्री इबादत कर रही है, वर्षों से लगभग बिलखती हुई सी। वह कहीं नहीं दिख रहे चंद रिश्तों की खैर मांगती है। आशा की धुआंती पीली सी लौ जलाए, यकीनन वह स्त्री ही है जिसे हम जैसे कमजर्फ कवि अपने बिंबों में मन की फफूंद समझ बैठते हैं। क्रूर और गलत रूपकों में रहते हुए हमें अब बिंबों की नहीं, अपने पिछवाड़े एक जबरदस्त लाट की जरूरत है। इस श्रृंखला की, प्रलाप वाले श्रृंखला की बस एक कविता में और सुनाऊंगा आपको, फिर मैं कुछ राग पूर्वी से 2-3 कविताएं। कौवों के प्रेम का प्रलाप। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य में भी इस चीज पर बात की थी कि आखिर किस प्रेम को लिखते हैं आप, किस प्रेम का महिमा मंडन करते हैं। कौवों के प्रेम का प्रलाप। कौवे भी प्रेम करते हैं बदहवास, कौवे भी प्रेम करते हैं बदहवास। आकाश में मंडराते पुकारते साथी को, उनके स्वर की कर्कशता हम मनुष्यों के कान की सीमा है। कोई उनका मिलन देख नहीं पाता, कबूतरों का मिलन देख लिया जाता है मुंडेरों पर। विकट आवाजों के सिलसिले, पंखों के बदलते सुघर सुंदर रूपाकार, वह कोमल काम कला बहुधा सराही जाती है। चोंच में मरा चूहा दबाए कौवे को देखा मैंने, चोंच में मरा चूहा दबाए कौवे को देखा मैंने। चार दीवारी पर बैठी अपनी प्रेसी के लिए वो भेंट लाया था। आह प्रेम में गहरे तक धंसा दुर्धर्ष हृदय, वह काले से उजला हुआ जाता। क्रूरता के अनोखे साधक ये कौवे हमारे, धरती के जबादार। मढ़ दिया गया बहुत कुछ उनके सर, इतने मक्कार वे नहीं। प्रकृति के निकटस्थ इस निरीक्षण में बहुत दिनों तक तो पता ही नहीं लगा। फिर एक दिन हम अचानक चौंक पड़े। कौवों का प्रणय था वह साधारण, घोंसले में तब यह कोयल कहाँ से आई। धोखा जहाँ भी था, जहाँ से भी था, कौवों ने निभाया उसे। देखा हमने निभाया जाता एक प्रेम समूचा, असल का हिस्सा खा जाने को भी आतुर। दिन भर की वह कंठ भर भर की जाती चूं चूं, एक दिन बदल गई विषाद से पंचम में। कौवे मंडराते रहे हमारे ऊपर, सदा ही बहुत कुछ निभाना है उन्हें, उस स्थायी धोखे समेत जो प्रेम पगा अपवाद पद भर है। एक प्रलाप मैं और इसमें जोड़ दूं। पेशावर कोकरी झार प्रलाप। इन जगहों के नाम अब सबको पता है। पेशावर में और कोकरी झार में दो अलग छोर हैं, पश्चिम है पूरब है। दोनों जगह कुछ एक सा हुआ था, दोनों जगह अतिवादियों ने कुछ किया था। पेशावर कोकरी झार प्रलाप। कहाँ रहता हूँ मैं, पेशावर का महज नाम सुना है, कोकरी झार का भी। मैं कहाँ रहता हूँ, पेशावर और कोकरी झार में नहीं रहता। मुझे सुखी रहना चाहिए, बंदूकें नहीं तनी हैं मुझ पर। मेरा बेटा भविष्य के सपने देखता है बेखटके, पत्नी प्यार और कलह दोनों ही निभाती है एक से समर्पण भाव से। वह संस्कारी पत्नी है, मुझे खुश रहना चाहिए।
चाय नाश्ता खाना सजा हुआ मिलता है मुंह के आगे। तनख्वाह 2-4 दिन आगे पीछे ही सही चली जाती है खाते में। दुखी रहना मेरी आदत हो गई है। मैं आदतन दुखी और क्रोधित हूँ, ऐसा जानकारों का मानना है। मेरा दुनिया में इस तरह हो रहना एक मान्यता भर बनकर रह गया है। एक मान्यता प्राप्त संस्थान में मान्यता प्राप्त नौकरी करते हुए मान्यता प्राप्त छात्रों को पढ़ाना और मान्यता प्राप्त जीवन में मान्यता प्राप्त एक परिवार के बीच चले आना। 2-4 लोगों में बैठते ही मान्य हो जाना, ये कुछ लानत नुमा अलामतें हैं। मेरा होना संबद्धताओं के बीच है, संबंधों के बीच की जगहें अभी खाली हैं। मैं 2 जगहों के नाम सुनता हूँ, बौखलाता बर्राता हुआ सा लगता है मुझे कोई दंश दे सकने वाला कीट होना चाहिए था। पता नहीं कैसी आम तौर पर न सुनी जा सकने वाली ध्वनियाँ निकलती हैं मेरे गले से कि अचानक कई तरह के कीट मेरे सिर पर उड़ने लगते हैं। बच्चे मार दिए गए थे कहीं उन जगहों पर जिनका नाम भर सुना है मैंने, और मैं पागल हुआ जाता हूँ। इन कत्लों के ब्यौरे देने लायक साहस नहीं मेरे पास। पागल हो जाने भर मनुष्यता ज़रूर कहीं बची है, उसी के सहारे हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, रोग को पूरी मान्यता मिलना अभी बाकी है। मैं पेशावर और कोकरी झार में नहीं रहता, उस जगह रहता हूँ जो कल बदल सकती है ऐसी ही किसी जगह में। डरता नहीं हूँ इसे मेरी एक मानवीय भूल मान लिया जाए, और चलिए मेरे पागलपन को भी अब मान्य किया जाए। बच्चों को मार सकने वाली कायरता धारे ओ अनाम मर्दूदो, तुम, हाँ तुम जो पेशावर और कोकरी झार में रहते हो, मैं सहता हूँ तुम्हारा बोझ अपने पटपटाते हृदय पर वहाँ न रहते हुए भी। कुछ कविताएं मैं अंत में, अब मेरे ख्याल से वक्त हो रहा है, मैं कहीं ज़्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, 5 मिनट मैं ले लेता हूं। और राग पूर्वी श्रृंखला से मैं कुछ कविताएं सुनाना चाह रहा था। ये भी एक श्रृंखला है, एक किताब है, और इसको मैंने समर्पित किया है प्रोफेसर एडवर्ड वादी सईद और इज़राइली कवि यहूदा अमीखाई की स्मृति को। अगर मैं इसका परिचय देना चाहूँ तो बहुत संक्षेप सा परिचय इसका इतना ही है। और आप सभी जानते हैं ओरिएंटलिज्म और उसका बहुत कठिन, बहुत तत्सम अनुवाद, पौर्वात्यवाद और कई चीज़ें। मेरे लिए वो राग पूर्वी है। मैं इस श्रृंखला की 1-2 कविताएं मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पूर्व पश्चिम है हमारे इस संसार में, और ख़ासकर हिंदू मुसलमान होने में तो पूर्व पश्चिम और भी ज़्यादा है। हमारा तो पूर्व पश्चिम ही अलग है, हम तो ज़माने से अलग लोग हैं। मतलब राग पूर्वी का दूसरा खंड है। ये रसोई घरों में पुलाव बनने की रुत है। ये रसोई घरों में पुलाव बनने की रुत है। कई रोज़ से जो हर वक्त कड़क धूप गिर रही थी, मकानों, अहातों, खेतों, बाज़ारों, इंसानों की देह और किरदारों पर, उन सब पर अब मशरिकी हवाओं की मेहरबानी है। सब ओर पानी पानी है। रसोई घर में बनते पुलाव की महक और बर्तनों की खनक निहायत मशरिकी चीज़ें पहले से नहीं थीं, अब हैं। बर्तन बेआवाज़ मशरिकी मिट्टी के थे। खिचड़ी थी शायद मशरिकी, लेकिन पुलाव थोड़ा मगरिबी था। घोड़े भी मगरिब से आए और मशरिकी चरागाहों में चरने लगे, और उनके साथ इधर कई सालों में तवारीख को भी चर गए कुछ लोग। घोड़े भी मगरिब से आए और मशरिकी चरागाहों में चरने लगे, और उनके साथ इधर पिछले कई सालों में तवारीख को भी चर गए कुछ लोग। घोड़ों की पीठ पर जीन कसने का काम उन्हीं का था। उन्हीं ने हर हमले की तैयारी की।
इंसानी रिश्तों की लहलहाती फसलों पर लीद करते रहे उनके सिखलाए घोड़े, और आम इंसान घोड़ों की नस्ल पर इठलाते रहे। हम तब समझे मसले की संजीदगी जब हमारे पुलाव में लीद की महक आने लगी। हमें जिन घोड़ों की सवारी करनी थी उन्हीं की लीद तले दबी हुई है हमारी दुनिया। और ये दुनिया भी क्या अजब चीज़ है साहब, हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाती है तवारीख में जहाँ हमें हमारी पहली रोटी मिली थी और हमारे खून का पहला कतरा गिरा था। कुछ कविताएं इसी उसकी, थोड़ा सा बस मैं आपका थोड़ा समय लूँगा। एक हमारा बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान, देश का सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो हमेशा निशाने पर रहता है। राग पूर्वी का 54वां खंड है ये। अरावली किसका है, अरावली किसका है, इस मशरिकी मुल्क के इस मगरिबी पहाड़ी सिलसिले का असल मालिक आखिर कौन है। अरावली किसका है, इसके दर्रों में मशहूर थी हल्दी घाटी, खून से लबरेज रही बरसों जरखेज न हो पाई। इसके दर्रों में मशहूर थी हल्दी घाटी, खून से लबरेज रही बरसों जरखेज न हो पाई। खूनी दर्रे अरावली के किसके हैं, खून से हरा नहीं भूरा लाल होता है ज़मीनों का रंग, ये बात किसान जानते थे सुल्तान नहीं। अरावली की तलहटियों में ज्वार बाजरा मकई की फसलें किसकी हैं, गुज़िश्ता 72 साला सरकारों की बुनियाद में दफन वोट किसके हैं। अरावली की पसलियों में घुसा हुआ चाकू किसका है, सदर जब सोते हैं उन्हें मकई के खेतों में झगड़ते गीदड़ों की आवाज़ नहीं आती। अरावली की पसलियों में घुसा हुआ चाकू किसका है, सदर जब सोते हैं उन्हें मकई के खेतों में झगड़ते गीदड़ों की आवाज़ नहीं आती। तशद्दुद जब चलता है अपने बनाए बियाबानों में गेंडों की तरह तो उसे दिखाई बहुत कम देता है, मगर वो औरों से ज़्यादा सुन सकता है। तशद्दुद जब चलता है अपने बनाए बियाबानों में गेंडों की तरह तो उसे दिखाई बहुत कम देता है, मगर वो औरों से ज़्यादा सुन सकता है। अरावली हिंदुस्तान का सबसे पुराना पहाड़ है। अरावली हिंदुस्तान का सबसे पुराना पहाड़ है जिसमें अब मट्टी और चट्टानें कम, आवाज़ें ज़्यादा हैं। जो फेफड़ा है अरावली का, उस इदारे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके अंदर अभी ताज़ा खून बहा है। झगड़े जो दर्रों से बाहर अरावली के माथे पर सज रहे हैं इन दिनों, और मोहब्बत जिसमें डूबा ये शायर एक पहाड़ की पसलियों से चाकू निकालने की मुसलसल कोशिश में है। उन तमाम कोशिशों के ऊपर एक आवाज़ आती है, अरावली किसका है। शुमाल के शायर को क्या अख्तियार की वो मुल्क के मगरिबी इदारों या पहाड़ों के मसलों में दखलंदाजी करे, क्यों ना अपनी ही किसी शुमाली झील में डूब मरे। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय ले लिया है अब, और लगभग 1.5 घंटा होने को है, और मैं ये कर पाया हूँ। मुक्तिपथ की टीम को मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा। मैं शायद इतना बोलने और इतना कविता पाठ करने वाला नहीं था, लेकिन इस आत्मीयता में सब कुछ हो गया, और इतने सारे लोग जो यहाँ रहे, जिन लोगों ने मुझे सुना, मुझे सहन कर लिया या बहुत रुचि से मुझे सुना, जिन लोगों को मेरा इंतज़ार था, अवश्य ही मुझे भी उनका इंतज़ार था। मैं इस बीच टिप्पणियाँ नहीं देख पाया, इसके बाद मैं ये सब कुछ फिर से एक बार देखूँगा। और अम्बुज भाई मेरे अग्रज, मेरे बहुत समर्थ अग्रज, जिनसे मैं लगातार सलाह लेता हूँ, लगातार मैं ये कहता हूँ कि मुझे कोशिश करिए कि मुझे कुछ मेरी गलतियाँ बता पाएँ, और वो कई बार बताते भी हैं। हरिश्चंद्र पांडे जी यहाँ थे, बहुत सारे लोग यहाँ थे, बहुत सारे लोग यहाँ थे, बहुत अपने बहुत आत्मीय लोग थे। सत्येंद्र जी
की टिप्पणी मैं देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगभग हो चला है और ये बहुत लंबा समय होता है और मुझे विदा लेना चाहिए। मुक्ति पथ का धन्यवाद मैं अभी आशीष भाई को भी देख रहा हूँ, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। शानदार पाठ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्ति पथ के सभी मित्रों का मैं जितना मैं जान पाया हूँ, सभी नौजवान और ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं और इतना सार्थक काम कर रहे हैं और उन सबको मेरा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी प्रयास करेंगे कि हम मिलें। बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद।